क्या होता है? हाँ व्रत वृत्त जो भी है। हाँ बोल आपने समझ चलिए आज हम पढ़ाई कर रहे हैं नई वंशावली व्रत और व्रत में और इस व्रत के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न 10.1 और क्लास का नाम है वृत्त। वृत्त जैसा कि आप पढ़ते हुए आए हो 26 से लेकर अभी तक ये किस तरह से आकृति होती है जिसका एक निश्चित बिंदु होता है और उस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी होती है। उस निश्चित दूरी के चारों ओर जो एक घेरा होता है उस निश्चित दूरी से जो बनाया गया निश्चित घेरा होता है उसको हम वृत्त कहते हैं और इस घेरे की जो ये लंबाई होती है इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिधि। और जो ये निश्चित दूरी होती है निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक जो उसको हम परिधि से उस निश्चित बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इस घेरे को हम बोलते हैं परिधि। अब इसमें और क्या क्या बातें होती है? तो इसमें जो बातें होती है वो है एक तो होगी इसके कोई लाइन आप इसके बाहर से खींच रहे हो इस तरह से, तो इस व्रत में इस लाइन में कोई संबंध नहीं है। तो इस व्रत में इस लाइन में कोई संबंध नहीं है तो इस लाइन को इस ये रेखा कहलाती है। तो इस रेखा में कोई संबंध नहीं है लेकिन जो ये रेखा इसके यहाँ से एक जगह से टच होकर जाती है और जब एक जगह से टच होकर जाती है तो इसे हम बोलते हैं टच लाइन या स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर टच करके जा रही है? इस व्रत की परिधि को कितने बिंदुओं पे टच कर रही है? तो ये व्रत के बिंदुओं पर केवल एक बिंदु पे टच कर रही है। कितने बिंदु पे टच कर रही है? एक बिंदु पे। और ये जो परिधि होती है घेरा होता है इसके ऊपर अनगिनत इंफिनिटिव आपके पॉइंट्स होते हैं। स्पर्श रेखा जो होती है वो व्रत को केवल एक बिंदु से होके निकलती है या गुजरती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई लाइन इस तरह से अंदर से होके जाती है, यानी क्या करके गई हो ये लाइन यहां से इसको काट कर आगे की तरफ निकली या इसको छेद कर आगे की तरफ निकली तो इसको बोलेंगे हम छेदक रेखा। क्या बोलेंगे इसको? छेदक रेखा। यानी कि जो इसको इस घेरे को यानी घेरा यानी कि परिधि को दो बिंदुओं से होकर गुजरे, तो दो एक बिंदु से होकर गुजर रही है वो तो है आपकी स्पर्श रेखा और दो बिंदुओं से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है छेदक रेखा भी कहते हैं। अब कोई लाइन ऐसी भी हो सकती है जो इसको दो बिंदुओं से तो मिल रही है लेकिन वो बाहर नहीं जा रही है, अंदर इस दो बिंदुओं में मिल रही है। तो व्रत के इस परिधि को केवल अंदर की तरफ दो बिंदुओं में मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो इसका नाम है जीवा। तो तीन बातें हो गई। एक तो व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को एक बिंदु से होकर जो होकर निकलती है और छेदक रेखा या छेदक रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं से काट कर निकलती है या प्रतिच्छेद करके निकलती है या छेद कर निकलती है इस परिधि को। और जीवा होती है आपके व्रत के परिधि को अंदर की तरफ दो बिंदुओं पे मिलाने वाली रेखा। अब प्रश्न ये आता है कि कितनी जीवाएं हो सकती है व्रत के अंदर? तो व्रत के अंदर तो ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। इस तरह से आपने चाहो जितनी जीवाएं बना सकते हो।
वो ऐसे ही बन सकती है, वो ऐसे ही बन सकती है, दो बिंदुओं मिल रही हो बाहर निकलनी चाहिए। और ऐसे ही बन सकती है, कुल मिला के वृत्त के अंदर दो बिंदु मिल रही है, तो ऐसी वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं होती है। कितनी जीवाएं होती है? इनफिनिटी। और इसमें रेखाएं कितनी होती है? तो एक बिंदु से होकर टच करके जा रही है, तो एक बिंदु से यहाँ से भी टच करके जा सकती है, यहाँ से भी टच करके जा सकती है, यहाँ से भी टच करके जा सकती है। तो आपके क्या है इसमें वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं होती है? तो वृत्त पर तो अनंत स्पर्शरेखाएं होती है वृत्त पर। तो वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं होती है? तो वृत्त पर तो आपके अनंत स्पर्शरेखाएं होती है। और वृत्त के एक बिंदु पर, तो वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं होगी जाएगी? तो वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्शरेखा होगी जाएगी। अलग अलग बातें करो। एक तो वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तो वृत्त पर हम चाहे कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। और इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, क्या कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तो वृत्त पर तो अनंत स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। वो एक नहीं भी खींचेगा, ऐसे भी खींच सकता है। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तो भी एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। या वृत्त के बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तब भी एक ही। लेकिन अगर वो ये कहता वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त पे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो उसमें आपको अनंत लिखना है। ये कुछ सामान्य बातें हुई। इसके बाद वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? तो वृत्त में भी अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। स्पर्शरेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु से होकर छूकर निकलती हो, स्पर्श करके निकलती हो। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर, वृत्त की परिधि के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को छेदक रेखा जीवा कहते हैं। और छेदक रेखा जो दो बिंदुओं से होकर प्रतिच्छेद करके निकले उसे छेदक रेखा कहते हैं। कभी-कभी ये होता है कि वो छेद कर नहीं भी निकले, लेकिन एक बिंदु से छेद कर आएगी जरूर। जैसे मान लीजिए ये घेरा बनाया आपने और वो लाइन इसी तरह से आई, लेकिन इधर से तो आ रही थी वो, लेकिन यही तक रुक गई, तब भी हम इसे छेदक रेखा ही कहेंगे, क्योंकि ये दो बिंदुओं से छेद कर अंदर आई। तो आगे बाहर निकले तो निकले, नहीं भी निकले, तब भी हम इसे छेदक रेखा के नाम से जानेंगे। अब इसमें अगला प्रश्न और बनता है कि ये जो वृत्त है ये इसका केंद्र है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं? जो मैंने ये लाइन खींची, जीवा। और ये जीवा हो गई, ये दूसरी जीवा। इसी तरह से आपकी धीरे-धीरे चलती रहेगी। और जैसे जैसे हम इस सेंटर के पास आ रहे हैं, और हो सकता है सेंटर के ऊपर से होगी लाइन निकले, ये भी दो बिंदुओं को मिला रही है। और जब ये दो बिंदुओं को मिलाती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को मिलाए परिधि को, उसे क्या बोलते हैं? जीवा। व्यास कहां से बोलेंगे? व्यास तो उसे कहेंगे। पहली बात तो व्यास किसे कहते हैं? पहली बात क्या है व्यास की? नाम सुना व्यास का? हां, नाम सुना तो किसे कहते हैं? व्यास सर तिरछा होता है। व्यास का अर्थ व्यास होता है, क्या बोल रहे हो? व्यास की अर्थ त्रिज्या होती है, यहां तक भी ठीक है। प्रश्न मेरा ये है कि जीवा व्यास किसे कहते हैं? सर बिंदु से तो इसकी परिभाषा है, सुन लो। ये भी जीवा, ये भी जीवा, इस तरह से वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए, और जो केंद्र से होकर जाएगी वो जीवा सबसे बड़ी होती है। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे तो ये इसकी लंबाई कम होती जाएगी। क्या होगी? जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे तो उसकी लंबाई क्या होगी? और सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ होती है जीवा की? केंद्र से। और जो आप इससे दूर जाओगे तो इसकी लंबाई कम होती जाएगी। तो प्रश्न ये बनेगा, वह बड़ी से बड़ी जीवा, वह बड़ी से बड़ी जीवा जो कहां से होकर जाए? केंद्र से होकर जाती है। तो वह बड़ी से बड़ी जीवा जो इस केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यास कहते हैं। तो एक नंबर का ये पूछा जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब ये व्यास वो इधर से भी हो सकता है,
ये भी तो बड़ा है, सबसे बड़ा है। इस ये बाकी इसकी छोटी व्यास हो जाएगी, ये जीवा हो जाएगी, और ये भी छोटी जीवा हो जाएगी। वो व्यास जो है कुल मिला के केंद्र से होके जाना चाहिए। कहां से होके जाना चाहिए? ये सब व्यास कहलाते हैं, ये सब व्यास है आपके। जो केंद्र से होके जाता है और वो सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको हम व्यास कहते हैं। अच्छा, व्यास में और क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपकी व्रत है और आपने यहां से इसको व्यास बोला, तो हमें ये भी तो पता है कि यहां से यहां तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या क्या कहलाती है? त्रिज्या। इधर वाली ये दूरी भी क्या कहलाएगी? क्योंकि ये दूरी तो निश्चित है फिर से। अगर आपने यहां से घेरा बनाया निश्चित दूरी से, तो ये त्रिज्या जितनी है उतनी दूरी कितनी होगी? इधर भी होगी। अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, इधर भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो व्यास कितना हो गया? व्यास तो हमारा यहां से यहां तक होता है, और जो केंद्र से होके जाए तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो क्या संबंध हुआ इस व्यास और त्रिज्या में? व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध हुआ? दोनों बराबर होते हैं? दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते? नहीं होते हैं। व्यास डबल होता है। किससे डबल होता है? त्रिज्या से। डबल होता है, इसका मतलब दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, या फिर त्रिज्या आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी। किसकी आधी होती है? व्यास की। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या का मान आएगा, या त्रिज्या का मान डबल कर दो, व्यास का मान आएगा। ये आपको कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी पर आधारित प्रश्नावली है आपकी 10.1, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो निकालिए ग्राफ, स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्या क्या लिखा है इसमें? पहले प्रश्न में क्या लिखा है? रिक्त स्थान की वृद्धि है या हल करने सवाल? एक जना को बोलना है खड़े होके। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हाँ देखो भाई, प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इस तरह का प्रश्न पूछा है, और बोर्ड में भी आएगा इस तरह का प्रश्न। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आपसे प्रश्न पूछा होता है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वृत्त की कहा उसमें, किसी बिंदु की नहीं कहा है, पूरे वृत्त की बात कर रहा है, और वृत्त की बात कर रहा है, इसका मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आपको अनंत लिखना है उसमें। लिख लोगे? हाँ, ये इतने लिखना है। और आपके याद रखना है इसको, बोर्ड के नियम से छोटे छोटे प्रश्न पढ़ेंगे इससे, और 10.2 में प्रश्न आएंगे, 10.1 में छोटे छोटे प्रश्न पढ़ेंगे एक नंबर के। दूसरा प्रश्न क्या है? हाँ, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, तो आपको उसमें से ये जो खाली जगह है वहां पे आपको जवाब लगा के लिखना है, जो क्या उत्तर आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी सेकंड में बताइए क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति की में क्या लिखा है इसमें? किसी वृत्त की कौन रहा होता अभी पहले? बेटी क्यों? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान से नाम ढूंढना, नाम किसका है इसमें? स्पर्श रेखा का नाम आया, और स्पर्श रेखा का नाम आया, इसका मतलब स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु से होके जाती है? बस, तो इसका उत्तर लिखना है आपको, एक बिंदु से प्रतिच्छेद करके निकलती है। ये तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु से प्रतिच्छेद करके गुजरती है, निकलती है। हाँ, अगला वर्ड। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करके निकल रही है, जो आप केवल अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही है? प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा बोला उसने, और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, इसका मतलब रेखा है तो वहां जाएगी ना, निकल के। क्या है? छेदन रेखा है या जीवन रेखा है? छेदन रेखा, छेदन भी बोलते हैं, छेदन भी बोलते हैं। और आगे एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो, समांतर स्पर्श रेखा बोला है इसने। समांतर का पहले तो अर्थ आना चाहिए, समांतर क्या होता है? समांतर क्या होता है? समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? 37 आर्टिकल में पढ़ा हुआ तुमने, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो
एक व्रत होता है, ये व्रत को छोड़ो, व्रत की बात करेंगे। पहले तो समांतर रेखाएं क्या होती है? तो वे रेखाएं जो आपस में कहीं मिलती नहीं है, उनके बीच का अंतर बराबर रहता है। जिनके बीच का अंतर बराबर रहता है, समान रहता है। वे जो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान रहता है, जैसे रेल की पटरियां होती है, ये बीच वाला गेप बराबर रहता है, और ये रेखाएं कितनी लंबी बढ़ाओ इसको आगे आपस में मिलेगी नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। एक होती है समान रेखाएं, इसमें क्या अंतर है? एक तो है समांतर रेखाएं और एक है समान रेखाएं। समान रेखा का मतलब क्या है कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी हो। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है और ये भी आपकी कितने सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों बराबर है। इसकी लंबाई 2, इसकी भी लंबाई 2, तो दोनों आपस में बराबर हुई। लेकिन ये समांतर नहीं है, टेढ़ी-मेढ़ी है। आगे बढ़ाने में मिल भी सकती है, कोई लाइन ऐसे भी आ सकती है, कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है। कोई कह रहा है ये 3 सेंटीमीटर की है, कोई ये भी 3 सेंटीमीटर की आ सकता है, दोनों बराबर है। लेकिन दोनों बराबर लेकिन समांतर नहीं है। समांतर होने के लिए इनके बीच का गैप जो है, ये बीच वाला गैप, ये भी बराबर होना चाहिए। और समांतर में रेखाएं छोटी बड़ी भी हो सकती है। कोई लाइन आपकी ये छोटी है और कोई लाइन ये लंबी है, लेकिन बीच का अंतर जो है अगर वो समान है तो ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। अब इसमें एक लंबी और एक छोटी लाइन भी हो सकती है, तब भी रेखाएं समांतर कहलाएगी। कब? जब इनके बीच का अंतर समान है। ये रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन समान के अंदर इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है बराबर होनी चाहिए। इसका गैप कम ज्यादा भी हो सकता है, अंदर वाला बीच वाला, तो इसलिए इसे बराबर में और समांतर। बराबर का निशान क्या होता है? बराबर का निशान तो ये आता है, और समांतर के लिए निशान क्या होता है? 2 इस तरह की खड़ी लाइन होती है। तो इस तरह से ध्यान रखना है चीजों को। हाँ, प्रश्न क्या पूछा उसने? व्रत के ऊपर कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? तो आपको एक दिमाग लगाना है। पहले तो एक व्रत बना सकते हैं, तो एक तो व्रत की बात कर रहे हो, व्रत का नाम आया इस प्रश्न में, एक तो व्रत का नाम आ गया। व्रत का नाम आने के बाद फिर उसने कहा है कि समांतर स्पर्श रेखाएं। इसने क्या बोला? व्रत का भी नाम आया और आया इसके अंदर नाम समांतर स्पर्श रेखाएं। इसका मतलब क्या हुआ? व्रत है, ये व्रत है साहब। समांतर यानी कि बिल्कुल आपस में उनका गैप बीच का बराबर होना चाहिए। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कहां होगी? स्पर्श रेखाएं तो व्रत की परिधि से होगी जाएगी। ये हो गई स्पर्श रेखा। अब एक स्पर्श रेखा ये है, तो दूसरी समांतर रेखा कहां होगी? अब बीच में तो हो नहीं सकती, क्योंकि बीच में से अगर खींचोगे तो छेद रेखा हो जाएगी। अगर तुमने मान लीजिए यहां से लाइन खींची, तो ये समांतर रेखा है क्या? इसको समांतर रेखा कह ही नहीं सकते, ये तो छेद रेखा होगी। समांतर रेखा कहां होगी? समांतर रेखा जस्ट इसके सामने होगी। कहां होगी समांतर रेखा? क्योंकि समांतर रेखा और वो भी कौन सी? स्पर्श। स्पर्श रेखा होने के लिए तो व्रत की परिधि पे स्पर्श करके जाए, तो यहाँ पे भी ये व्रत की परिधि पे स्पर्श करके जाएगा। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जो आपस में क्या हो? समांतर। क्या हो? वो ऐसे भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, लेकिन होगी दोनों की बात। वो ऐसे भी हो सकती है, लेकिन स्पर्श रेखाएं व्रत की परिधि से होगी जाएगी। और कितने बच्चे? कौन सा बच्चा? तीसरा। कितने बच्चे कुल? 4। चौथन क्या करना है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं वृत्त। ये है आपका वृत्त, और उसके स्पर्श रेखा के, ये है आपका एक स्पर्श रेखा। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा, तो ये आपकी स्पर्श रेखा जा रही है, ये आपका वृत्त है, ये आपका इसका ये बिंदु है कोई भी। इस उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? नाम आया इसके अंदर उभयनिष्ठ। किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं? तो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है जो इसका भी बिंदु हो और इस रेखा का भी बिंदु हो, दोनों बिंदु दोनों का बिंदु एक ही जगह हो, तो उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? जहां से व्रत की स्पर्श रेखा भी जा रही है और जहां से ये व्रत को भी टच कर रही है। तो व्रत का हुआ बिंदु और स्पर्श रेखा का हुआ बिंदु, जहां पर दोनों मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो वो उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि जो दोनों का एक ही बिंदु है, जो इस व्रत का भी बिंदु है और इस स्पर्श रेखा का भी बिंदु है, उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, या उसके नाम से जाना जाता है।
वैसे उभयचर का नाम सुना होगा तुमने, उभयचर। कॉमन पॉइंट पे कैसे? टच पॉइंट, कॉमन पॉइंट ने कई कहवे, प्रश्न यही पूछे होंगे कि कॉमन पॉइंट ने कई कहवे, तो कॉमन पॉइंट को ये बोलते हैं टच पॉइंट, यानी कि स्पर्श बिंदु कहते हैं। और मैं प्रश्न के पूछ रहा था उसे उभयचर बिंदु किसे कहते हैं, नाम सुना उभयचर बिंदु? नभचर, थलचर, जलचर, नाम नहीं आए इनके कभी? नभचर किसे कहते हैं? जो आकाश में होते हैं। और स्थलचर जमीन पे रहते हैं। और जलचर जल में रहते हैं। और उभयचर किसे कहते हैं? एक उदाहरण बताओ उसका। कछुआ, मेंढक, सर्प, ये क्या करते हैं? पानी के अंदर भी रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, और इनको जमीन पे भी आसानी से ये घूम सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक वही काम है यहाँ पे भी, उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि जो इसके लिए भी काम कर रहा है वो बिंदु, और जो इस वृत्त के लिए भी काम कर रहा है, दोनों के लिए जो काम कर रहा है वो बिंदु, जो वृत्त का भी बिंदु है और जो इस शंका का भी बिंदु है, उस बिंदु को बोलेंगे यहाँ पे स्पर्श बिंदु। तो ये 4 पॉइंट थे, और ये प्रश्न में 4 प्रश्न है 10 मिनट में, आगे और भी है। तो चलो आज का वीडियो खत्म हुआ अपना, आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं आए उनके लिए वीडियो डाल देंगे तो देखते रहें। आप सब लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें।